नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। वहाँ पे भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस टॉपिक होते हैं उसी के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि कब सबसे इफेक्टिव टाइम में मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। जो भी टॉपिक रिपीट होते हैं या तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काम के नहीं होते, पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, पॉलिटिकल कोई एडिटोरियल होते हैं, उसकी डिस्कशन हम नहीं करते हैं, ताकि इतना समय हम बाकी जो इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उसमें दे सकें। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझने के लिए हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस देख सकते हैं, जहाँ पे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसकी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। और यदि आप यूपीएससी के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट iasnational.com की भी मुलाकात ले सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर, तो आप स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। बात करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल में, तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो है यूएस इलेक्शन को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंफॉर्मेशन दी गई है, हालांकि अपने इंटरेस्ट के लिए ये सभी सारे जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंस इतना नहीं रखते। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो है कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट में आपको पता होगा, हमको जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसकी कंपैरिजन पता होनी चाहिए। सबसे स्पेशली अमेरिका की तो पता होनी चाहिए इलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो वो भी आप मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पेशल लेक्चर के अंदर, तो वो भी इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे आपकी सारी कवर कर दूंगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी शायद आधे बच्चों को, आधे को नहीं होगी, तो डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं, सेम अमेरिका में उसको कांग्रेस कहते हैं। हमारे यहाँ पे कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, हमारी तरह वहाँ पे मल्टीपल पार्टी नहीं है, दो ही पॉलिटिकल पार्टी है। जिन बच्चों को भी दो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पता हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मैंने ऑलरेडी जो हमारा यूपीएससी हिंदी प्ले लिस्ट है वहाँ पे पार्लियामेंट की जो लेक्चर है वो दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन इसकी डिस्कस की गई है, किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, ठीक है, पब्लिक किसको वोट देती है, कैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको स्पेशल लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको सारी डिटेल समझ में आ जाए। थोड़ी एक चीज़ जो मुझे अमेरिका के इलेक्शन की अच्छी लगती है वो है कि जो कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है वो आमने सामने डिबेट करते हैं, और पब्लिक की भी जो क्वेश्चन है, पब्लिक की जो नीड है या पब्लिक के लिए भी कैसे कार्य करेंगे, वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करते हैं सबके साथ, ताकि जो भी कोई उनको वोट देने वाला है वो अपना डिसीजन ले सके वो किसको वोट दे। फिर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी क्या है वो भी मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बात करें मैं आपके साथ, तो स्पेशली बेस है जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट था उसको लेके। अपने काम का नहीं, अपने काम की ये जो लाइन है गोल्डन वर्ड है वो है भाई, राइट टू प्रोटेस्ट एंड द राइट टू फ्री मूवमेंट। ये जो एक टॉपिक है, अब यूपीएससी भावनाओं के साथ इस प्रकार से खेलता है, तो लॉ एंड लिबर्टी, लॉ एंड फ्रीडम, तो उस प्रकार से जैसे 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 कोई करंट में कोई लाइन आती है पॉलिटी की, तो उसको उठा के ही वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना लेते हैं, वन लाइन सेंटेंस। ठीक है, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू प्रोटेस्ट कैसे करना चाहिए, यहाँ पे लीगल और इनलीगल का जो बेसिक डिफरेंस बताया गया है कि भाई प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, ठीक है, हमारा राइट है, सबका राइट है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो प्रोटेस्ट गांधी जी के जो सिद्धांत है उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे नॉन वायलेशन होना चाहिए, उसी उससे किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए, आपको साइड में रह के करना है, आपके रोड के बीच में खड़े होके ब्लॉक करके नहीं करना है, ठीक है, पटरियों पे ब्लॉक नहीं लगाना उस प्रकार से। बाकी आप कोई भी काम करते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है, या जो हम बात करें एज अ क्रिमिनल प्रोसीजर, एज अ इंडियन पिनल कोड, वो यदि क्राइम होता है, ठीक है, उस प्रकार से आपको प्रोटेस्ट करना नहीं है। ठीक है, प्रोटेस्ट करने के काफी तरीके हैं लोकशाही में, डेमोक्रेसी में, लीगल सेंस में है, इलीगल सेंस में है, ठीक है, वायलेशन है, नॉन वायलेशन है, तो सभी की चीजें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की गई है, आप वो पढ़ के वो समझ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपसे हाईलाइट कर दिया, स्पेशली
यहाँ पे बंद को इल्लीगल कहा गया है। हालाँकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बुक में पढ़ने जाओगे तो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलना मुश्किल है। जो करंट अफ़ेयर आपके लिए ईज़ी करके देता है कि आप आराम से पढ़ लो, तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे कोरोना वायरस में जो लोगों का जीवन है, ठीक है, लाइफ है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, उनको कैसे मौत के जो परछाई है, वहाँ से बाहर लाया जा सकता है। तो वहाँ पे थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बताएँगे, नॉर्मल कंडीशन क्या है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अभी एक चीज़ और भी हम आगे देखेंगे कि भाई जैसे पेंडेमिक है, ठीक है, इसके भी टाइप है एपिडेमिक, पेंडेमिक, तो उसमें भी क्या होता है, क्या-क्या गाइडलाइंस है, किस प्रकार से हमको फॉलो करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ पे कैसे फोकस करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस, ठीक है। फिर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यदि आप साउथ इंडिया से हैं तो आपके लिए काम किया, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस नहीं रखती, कोई भी इम्पोर्टेंस पॉइंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे बात करें आज फ्रंट पेज की न्यूज़ पे, तो वहाँ पे हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बताया गया है कि इस करंट सिचुएशन में, मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अपना रेपो रेट बताना था, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने बताया कि भाई अपना जो जीडीपी है वो डिक्लाइन चल रहा है, रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या है, ग्रॉस जीडीपी क्या है, नेट जीडीपी क्या है, ये बेसिक इकोनॉमी प्रिपरेशन है जो आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है। स्टैंडर्ड 11 एंड 12 एनसीईआरटी, मैक्रो एंड माइक्रो एनसीईआरटी, ठीक है, वहाँ पे कवर होगा। ऑलरेडी आपको ये इकोनॉमी के जो जीएस का प्रिपरेशन है वहाँ भी कवर करना है। दूसरा आरबीआई के जो मॉनिटरी टूल्स है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेनली क्वेश्चन आ सकता है पार्ला जो मॉनिटर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है उसके ऊपर, उसका कार्य कैसा है, उसका गठन किस प्रकार से होता है, वहाँ पे मेंबर कैसे लिस्ट होते हैं, उनका टेन्योर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। उन्होंने जो 4+और-2 का परसेंटेज का जो सिनारियो बनाया, तो उसके लिए वो कौन कौन सी मैथमेटिक्स है। इससे क्या होगा, करंट में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जाहिर किया जाता है, तो ऐसे टॉपिक बार बार आते रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अब इस साल 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम चीज पे, ठीक है। तो जैसे भी कोई करंट में टॉपिक चल रहा हो तो वो आप अच्छे से देखें, क्योंकि काफी बार बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर ये भी पढ़ना है, वो भी रिपोर्ट पढ़नी है, ये रिपोर्ट तो इस जगह पे थी, ये मैगजीन तो हम पढ़ते भी नहीं है, वहां से इन्फॉर्मेशन आई, ऐसा नहीं है। जो भी कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आगे और पीछे, जैसे काफी सारी न्यूज में आपको पहले से बता देता हूँ। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक हो गई थी, बराबर पब्लिश हो गई है, पब्लिक के पास पहुंच गई है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस अच्छा है इसलिए यहाँ पे आई। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था बाबा का ढाबा, ठीक है, तो बाबा का ढाबा उससे एक दिन पहले ही वायरल हो गया था, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में था। जो सोशल मीडिया का पावर है, सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव एग्जाम्पल है, उसके लिए वो सही था, इसलिए वो फिर से दूसरे दिन न्यूज में आ गया, ठीक है। हो सकता था तीसरे दिन भी आ सकता था। इसी प्रकार से जब कभी भी न्यूज में कोई चीज आती है, ठीक है, जो करंट बेस ही होती है, तो आपको प्रिपेयर कर लेना है, स्पेशली जो स्पीसीज को लेके है, ठीक है, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इतनी सारी स्पीसीज याद नहीं रखनी, यहाँ पे काफी सारी स्पीसीज की बातें की गई है, लेकिन जो स्पेशलाइज होती है, ठीक है, कोई भी जियोग्राफिकल पर्टिकुलर लोकेशन पे जो वहाँ पे ही मिलती हो, ठीक है, तो उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन बार बार आपसे पूछी जाती है कि जो स्पीसीज का करंट में कोई रोल हो, या तो वो क्रिटिकली इंडेंजर लिस्ट में आ गई हो, या वो विलुप्त होने की कतार पे हो, ठीक है, और उनको बचाया भी गया हो या ना भी बचाया गया हो, या कोई भी और कार्य हो जिसके वजह से वो करंट में उसका डिस्कशन ज्यादा हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता ही होगा, क्वेश्चन में आपको 3 से 4 एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि भाई ये करंट में काफी चर्चा में है, ये क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्पीसीज को लेके ही पूछते हैं, काफी सारी चीजों को पूछते हैं। जैसे मालवेयर हो गया, ठीक है, इंटरनेट के जो वायरस है उसके नाम दिए दिए जाते हैं, पूछे ये क्या है। फिर दूसरे कोई टॉपिक हो गई जिसकी डिस्कशन होती रहती है कि भाई ये किस टॉपिक के बेस है, तो आपको पता होना चाहिए, करंट का रोल ही यही है। क्योंकि एक्टिवली आप तैयार कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए जो एग्जाम्पल चाहिए आपको, मेंस में आंसर राइटिंग हो या प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप हो, तो उसके लिए करंट का रोल काफ़ी ज़्यादा है। यदि आप करंट को छोड़ के पूरा टाइम सिर्फ एनसीईआरटी और जीएस को पढ़ने में दे रहे हो तो सही नहीं रहेगा। और करंट अफेयर को भी मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमको 4-4 5-5 घंटे पढ़ना है। करंट यानी 1 घंटा,
1 से 1.5 घंटा आपकी पढ़ने की स्पीड पे डिपेंडेड है। 1 घंटा दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है? करंट में सारे जो आपके सब्जेक्ट है वो वर्ड टू वर्ड वहाँ पे कंप्लीट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आगे डिस्कशन करते हैं आज को जो डीआरडीओ के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई गई है उसके बारे में। तो ये डिटेल समझने के लिए आपको पहले रडार सिस्टम पता होना चाहिए। जो रेडिएशन है, ठीक है, मिसाइल समझने के लिए आपको रडार सिस्टम पता होनी चाहिए। जैसे रडार सिस्टम क्या है उसकी मैं आपको डिटेल एक पिक्चर है उसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ। मुझे जो आपको पता है वो पहले आपको रडार डिस्प्ले आपने देखा होगा, ठीक है? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने पूरी मूवी देखी होगी, ठीक है? हाउ द जोश, कमेंट में लिखिए हाई सर, ठीक है? हाउ द जोश, हाई सर। तो वहां पे एक चीज आपने देखी होगी, जब वो फाइनली जो हमारे इंडियन सोल्जर थे वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे जो भी कोई आतंकवादियों के टेंट थे, ठीक है, जिनको डिस्ट्रॉय करना था, ठीक है, जहाँ से वो ऑपरेट करना शुरू करने वाले थे, तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। उसमें क्या था कि भाई उनके जो पाकिस्तान के जो अफसर होते हैं कंटिन्यूस रडार देखते हैं। सेम इंडियन इंडियन साइड पे भी रडार पे देखते हैं कि भाई हमारी जो हेलीकॉप्टर है मूवमेंट क्या है। तो ये चीज तो आपको पता होगी। आज मैं आपको पहले रडार सिस्टम काम कैसे करता है वो बताता हूँ। जैसे एक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा होता है जो घूमता ही रहता है, ठीक है, ऐसे घूमता रहेगा। और जैसे ही कोई इसकी एरिया में रेंज में आएगा, कोई भी एयरक्राफ्ट विमान या कोई भी चीज, ठीक है, उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे लाइट होगी, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि भाई ये चीज यहाँ से जा रही है। काम कैसे करती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एंटीना का, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एंटीना का। अब एंटेना क्या है, इसका दो काम, सिग्नल भेजना, दूसरा सिग्नल रिसीव करना। तो सबसे पहले क्या करता है, ये पल्स जो रेडिएशन पल्स पल्स होती है, ठीक है, उसको भेजता है, किसको, पूरे एरिया में भेजता है। तो ये जहाँ तक भी भेजेगा, कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी विमान वहां से गुजर रहा है तो उसको उससे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, ठीक है? ये इनकमिंग सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन इनकमिंग सिग्नल। तो ये वापस आता है, डिटेक्ट करता है और ये अपने जो भी कोई इनपुट होगा वो यहाँ पे दिखाता है और ये सारे इनपुट यहाँ पे डिस्प्ले पे क्या होते हैं, शो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी कोई पर्सन बैठा है उसको पता चल जाएगा कि भाई कोई विमान या एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है। ये है रडार सिस्टम का कार्य। अभी समझिए, अभी बात आती है एंटी रेडिएशन मिसाइल की जो डीआरडीओ द्वारा बनाई गई है। तो इसका कार्य क्या रहता है, सबसे पहले मान लो कि भाई यही एयरक्राफ्ट है जो हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको लेके जा रहा है और इसके द्वारा ये मिसाइल को क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है, नीचे दुश्मनों के एरिया में। तो ये मिसाइल जो है उसको ये रडार सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, ठीक है? दूसरी चीज, आइडेंटिफाई क्यों नहीं करती, क्योंकि ये जो सिग्नल भेजते हैं वो सिग्नल को वो रिसीव ही नहीं करते, तो रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है? दूसरी चीज, इसका कार्य क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये जो भी एरिया में मान लो कि भाई हम अपने दुश्मन देश के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो हम जैसे ही उसके एरिया में जाएंगे तो उनको अपना जो एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है, अभी सुखोई 30 की मैं बात करूंगा आपसे, तो जैसे ही उनके एरिया में जाएगा तो रडार सिस्टम पे पता चल जाएगा कि भाई इंडियन जो एयरक्राफ्ट है वो अपने देश में आ गया, ठीक है, और इंडिया अपना दोस्त नहीं है, ठीक है, यानी वो समझ सकते हो वो अपने पे हमला करने आया है या कोई भी सीक्रेट ऑपरेशन करने आया है, तो उस पर हमला कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऐसे जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको छोड़ देंगे, ठीक है? ये मिसाइल क्या करेगी, एक तो ये मिसाइल डिटेक्ट नहीं हो सकती रडार सिस्टम में, ठीक है, और इसका काम क्या है, उस एरिया में जो भी कोई रडार एंटीना का सिग्नल आता होगा उस सिग्नल को रिसीव करके इसी को तोड़ देगा, ठीक है? ये मिसाइल सीधे सीधे इसी सिग्नल को क्या कर देगा, आइडेंटिफाई करके इसको ही तोड़ देगा, ठीक है? यानी ये सिस्टम ही बर्बाद हो गया, ठीक है, ये सिस्टम टूट गया। यानी अभी इनको पता चलेगा नहीं कि इसके एरिया में कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है, अपना है या दूसरे का, किसी का भी हो उनको कोई पता चलेगा नहीं। और अपना जो भी कोई एयरक्राफ्ट होगा आसानी दुश्मनों के जो एरिया वहां पे जाके जो भी कोई सीक्रेट मिशन है उसको कंप्लीट करके वापस आ सकता है और दुश्मनों को अपना ठिकाना भी मिलेगा से ये एयरक्राफ्ट आया, ठीक है? अब डिटेल में इसको देख लेते हैं, सारी बातें जो यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले इसका नाम है रुद्रा एमआई, ठीक है? दूसरा डीआरडीओ के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो कार्य है, ठीक है, रेडिएशन इमिटिंग सोर्स है, एनिमी रडार्स जैसे कि दुश्मनों का जो रडार है उसी को डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, ताकि वो हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये है सुखोई 30 एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसको मान लो कि ये अभी अपने एरिया में यहाँ से ही मिसाइल छोड़ दिया, देखो अब यहाँ पे मिसाइल जैसे ही छोड़ा है वो यहाँ तक आ गया, यानी इतने ही टाइम में वो क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि भाई दुश्मनों का रडार कहाँ पे।
फिर ये तुरंत उस पे क्या कर देगा, टारगेट कर देगा, ठीक है? कि भाई इस चीज़ को क्या करना है, उड़ाना है। तो वहाँ पे जाके वो रेडिएशन का जो रडार सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है? और डिस्ट्रॉय करने के बाद अपना जो सुखोई 30 रहेगा, ठीक है? वो उस एरिया में जा सकता है, दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये बिग अचीवमेंट है हमारी डीआरडीओ की, तो अपने लिए सबसे गर्व लेने की बात है कि अभी इंडिया ऐसे अभी बनाता है, ठीक है? पता होना चाहिए फुल मैकेनिज्म क्या है, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? 3-4 लाइन्स आ जाए, आपको पता हो। बाकी मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा मैं जो आपको बताने जा रहा था, वो इसी चीज़ पे बेस्ड था, वो है जो सार्स सीओ है, ये कोरोना वायरस इज नॉट लास्ट वायरस, यानी ये जो कोरोना वायरस है वो आखिरी वायरस है, आखिरी वायरस है नहीं। इससे क्या होता है कि भाई हर 100 साल में, हर 100 साल में कोई ना कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक कंडीशन जन्म लेती है, जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो आता है और वो महामारी फैलाता है, ठीक है? और उसकी महामारी किस कंडीशन की है और कितने एरिया में, उसी के प्रकार से एपिडेमिक है या पेंडेमिक है वो बताया जाता है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया क्या है वो मैंने डिस्कस कर लिया। आपको नहीं पता है तो आपको प्रिपेयर करना है, गूगल कर लीजिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस कंडीशन में पेंडेमिक और एपिडेमिक जाहिर किया जाता है, ठीक है? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेते रहें और रेगुलर बेस पे देखें, ताकि एक ही चीज़ मुझे बार बार ना कहनी पड़े। तो इसके पहले जैसे वायरस का है तो ERS-2 था, फिर हमने रेबिस भी देखा है, इबोला भी देखा हुआ है, ठीक है? ऐसे जो रोग हैं, ठीक है, वो फैलते ही रहते हैं। 100 साल में एक बार होते ही है जिससे ऐसी महामारी फैलती है। हालाँकि अभी इंडिया की कंडीशन अच्छा है, जो कोरोना वायरस पेशेंट है, उनकी रिकवरी अच्छी है, तो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मान लो कि ऐसी फ्यूचर में ना प्रॉब्लम हो, ऐसा मान के हम नहीं चल सकते, हो ही सकती है। तो इसके लिए हमको फोकस क्या करना है, तो अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करना है, ठीक है? अभी तक हम अब जिस इम्यूनिटी पे ज़िंदा थे, हमको पता चल गई उसकी कमज़ोरी। इम्यूनिटी कैसे डेवलप की जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी जो भी यहाँ पे प्राइस की दूसरी बायोलॉजिकल बातें की गई है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? इंफॉर्मेटिव है। इम्पोर्टेंस कितना है वो कहना मुश्किल है। दूसरा यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो विंड टर्बाइन है उसकी जिक्र किया गया था, बात की गई है, वो इम्प्रैक्टिकल है ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है डिटेल में। जैसे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं विंड टर्बाइन क्या है, ठीक है? विंड टर्बाइन यानी ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे हवा में से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एब्जॉर्ब यानी खींच के उसमें से क्या बनाया जाए, उसमें से पानी बनाया जाए, ठीक है? सिस्टम को कहते हैं विंड टर्बाइन का जो पूरा प्लांट रहेगा, टावर टाइप प्लांट रहेगा जिसमें से हवा एक साइड से फैन के द्वारा खींची जाती है और जितना भी हवा में मॉइस्चर रहता है उसको पानी में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए साइंस के स्टूडेंट को तो पता है, जो नॉन साइंस स्टूडेंट है उनके लिए हवा के अंदर मॉइस्चर रहता है, ठीक है, जिसको हम पानी भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे ड्रॉपलेट होते हैं। वो पता कैसे चलता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप अपने फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकाल के ग्लास में डालना, ठीक है? या तो कोई आप शॉप पे जाते हो और कोई भी कोका कोला या कोई भी ब्रांड आप खरीदते हो, ठीक है? तो वो जैसे ही आप रखोगे अपनी टेबल पे, थोड़ी समय में उसके ऊपर वो वाटर के ड्रॉपलेट बन जाते हैं, ठीक है? वो वाटर आता कहाँ से? वो वाटर आता है एटमॉस्फेयर से, यानी हवा के अंदर पानी की मॉइस्चर रहती है, ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं साइंस के टर्म में, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए। अब ह्यूमिडिटी कहाँ होती है? जैसे मान लो कि भाई ये अपना जैसे रेगिस्तान है, ठीक है? वहाँ पे हर हवा में थोड़ी भी नमी नहीं होती है, थोड़ी भी मॉइस्चर होती है, ठीक है? क्योंकि वो हॉट एरिया है। सेम हम बात करें कोस्टल एरिया की, तो कोस्टल एरिया में क्या रहेगा, हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा रहती है। तो उस एरिया में इस प्रकार के विंड टर्बाइन अगर रख दिए जाए, जहाँ पे एक पंखा रहेगा जो कि हवा खींचेगा, उस हवा को कंडेंस करके, ठीक है? उस हवा को कंडेंस करके क्या किया जाएगा, वहाँ पे जितनी जैसे भी जितनी भी मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को एब्सॉर्ब, उस मॉइस्चर को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस वाटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है उसके डिस्कशन पे आते हैं। प्रॉब्लम की शुरुआत होती है कि भाई यहाँ पे इस प्रकार से पानी जनरेट करने में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है वो है कि भाई आप एक मान लो कि भाई बहुत सारी एयर,
यानी आप देख सकते हो, अभी आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसके बीच में जितनी भी हवा है वहां पे भी मॉइस्चर है। अब इतने मॉइस्चर को इकट्ठा करना है और पानी बनाना है, ठीक है, तो कितनी हवा लगेगी। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई जो रेगिस्तान है, ठीक है, डेजर्ट है, तो उस एरिया में कितनी हवा एब्जॉर्ब करनी होगी तब जाके पानी बनेगा। हाँ, कोस्टल एरिया में पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन बाकी जो एरिया है जहाँ पे हवा में मॉइस्चर कम है, ठीक है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, इसका खर्च ज्यादा आता है, ठीक है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, हवा भी ज़्यादा खींचनी, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी पानी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा बताया गया है। हालाँकि ये फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। और आपसे भी पूछे कि भाई कभी भी जैसे मान लो कि भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना आए, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई कार्य हो नहीं रहा है या रिसर्च हो रही है तो इतनी भी नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट का नाम भी बताया गया है जिनके द्वारा ये किया गया है। लेकिन इससे अच्छा है कि आप जो ये समुद्र का जो पानी है, ठीक है, सी वाटर है, उसी को आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, ठीक है, उसको ही ओपन फील्ड में रख के गर्म करके उसमें से जो वेपर बनेगी उसको कलेक्ट करके आप वाटर बना सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जो कम कॉस्टली है, ठीक है। कॉस्टली तो वो भी है लेकिन कम है, इससे कंपैरिजन तो बहुत कम है, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल वे में। आप जो भी सी वाटर है उसको नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे ही उसको गर्म करते हो, ठीक है, तो उसमें वेपर बनेगी, उस वेपर को आप फिर से कंडेंस करो तो पानी बन जाएगा, वो पानी पीने लायक होता है। अब इस प्रकार के जो दूसरे उपाय हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, मैं आपको इन जनरल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ गई थी इंटरनेट पे, ठीक है। तो आपको विंटर बैन इफेक्टिव भी है। फॉरेन में एक कंट्री है जहाँ पे इसके टेस्टिंग भी हुए हैं और इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी एयर पे काम किया, ठीक है। और हो सके डिस्कवरी चैनल पे भी आपको इसका वीडियो मिल जाए, ये देखा होगा, ये आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल जो बाकी के टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले फिर से बात कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है क्वाड फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक चीज डिस्कस की थी कि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक रीजन है उस रीजन के अंदर मालाबार एक्सरसाइज होती है। ये मालाबार एक्सरसाइज पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में होती थी, उसमें जापान भी जुड़ गया है और अभी ऑस्ट्रेलिया जुड़ना चाहता है। तो चार कंट्री हो रही, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, तो इसको क्वाड कहा जा रहा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी वो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी, भाई यदि ऑस्ट्रेलिया भी एक क्वाड का पार्ट बनता है तो चाइना को ऐसा ना लगे कि भाई इंडिया है वो चाइना के अगेंस्ट क्या कर रहा है, एक एलायंस बना रहा है। और एलायंस और मिलिट्रिकल एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में, मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है, क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन की थी, ठीक है। अब जो जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करे वो सबके अपने अपने सोच है, अपने अपने क्राइटेरिया है क्योंकि वो एक्सरसाइज के अंदर जुड़ना चाहते हैं। स्पेशली बात करूँ नए जिसके लिए ये पूरा डिस्कशन है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो किरीबाती जो आइलैंड है, ठीक है, उस आइलैंड में चाइना की प्रेजेंस हो गई है, ठीक है। और चाइना डरता है कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे चाइना कल आके जो किरीबाती पे अपना हक जमा रहा है सेम हमारे भी एरिया में वो अपना दबदबा करे, तो उसको काउंटर किया जाए, इसलिए वहाँ पे उस रीजन में अपनी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए और चाइना की जो एग्रेशन है इंडो पैसिफिक रीजन को, पैसिफिक रीजन को कम कर सके, इसलिए वो इस एक्सरसाइज का पार्ट बनना चाहती है। इंडिया की साइड से भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि भाई इंडिया का सोचना यही है कि भाई यदि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लेता है, ठीक है, तो चाइना क्या सोचेगा। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की हुई। फिर अभी यूनाइटेड नेशन के जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है। आपको करना क्या है कि भाई जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का उसका कार्य क्या है, वो क्या क्या करते हैं, किनको इनको हेल्प करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और उनके किस कार्य के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको लेके आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि भूखों को भोजन और जो पुअर कंट्री है, यहाँ पे लोगों को जीने जीने के लिए जो बेसिक नीड है वो भी फुलफिल नहीं कर सकते, उनको वो सर्विस या जो भी कोई खाना पीना है वो प्रोवाइड करवाते। स्पेशली ये अपने कोरोना वायरस पेंडेमिक में उन्होंने वैक्सीन और बाकी सारी जो मेडिसिन है जो जरूरी है जीवन के लिए, तो वो मुहैया कराई थी, ठीक है। फिर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कल ही कि भाई चाइनीज जो डेलीगेशन है, ठीक है, हायर लेवल डेलीगेशन है,
उन्होंने कोलंबो यानी श्रीलंका की कैपिटल में जाके मीटिंग की थी, ठीक है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी, फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जो एफटी है यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने जैसे नेगोशिएबल किया है, तो ये हर बार होता है। जो महेंद्र राजपक्सा की सरकार है, ठीक है, गोटाबा राजपक्सा वहाँ पे प्रेसिडेंट है, महेंद्र राजपक्सा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सरकार है वो चाइना को सपोर्ट करती है, ठीक है। चाइनीज इन्फ्लुएंस इस सरकार पे ज़्यादा रहता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनके जो कार्य है होता है, इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वहाँ पे चाइनीज के द्वारा काफ़ी सारा फंडिंग किया जाता है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था दूसरा कि ये ऐसा होता है कि भाई जब भी कभी कोई दो देश में कोई तनाव चल रहा हो, ठीक है, इसका फायदा जो दूसरे नेबर कंट्री होते हैं वो ज़्यादा उठाते हैं। सेम चाइना का डेप ट्रैप आपको पता होगा, यानी चाइना का एक डेप ट्रैप में क्या होता है, मान लो कि भाई जो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ठीक है, इन सारी कंट्रियों को क्या होता है, वो अपनी खुद से सरकार चला नहीं सकती, खुद से कोई रेवेन्यू होता नहीं है। तो ये जो ऐसे बड़े बड़ी कंट्री है जैसे चाइना होगी, उसके पास से उधारी ले लेते हैं, ठीक है, और बदले में उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब उनकी खुद की इनकम तो होती नहीं है, तो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते हैं। तो चाइना क्या करता है, इनकी जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो ले लेते हैं, जिसमें ऑलरेडी इन्होंने हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, ऑलरेडी वो लेके रखा है लीज पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ज़्यादा इस सरकार को ज़्यादा अगर उधारी चाहिए तो वो भी दे देते हैं। फिर मान लो कि भाई उसके बाद उसको चुका ना सके, इंटरेस्ट ना चुका सके या लोन रिटर्न ना कर सके, तो उस कंडीशन में वो दूसरे भी उनको एरिया ले लेते हैं। अब ये करते क्या है इस एरिया में, जैसे हम मैं चाइना की बात करूँ तो उनका मिलिट्रिकल बेस यहाँ पे भी हम्बनटोटा में, ठीक है, वो उसको ऑपरेट भी करता है, वहाँ पे उनकी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इंडिया के कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रॉब्लम वाली बात है, और ऐसा कंटिन्यूस होता है ऐसे एरिया में। नहीं, मालदीव्स का भी जो टॉपिक है वो भी देखा हुआ है। इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी ऐसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के टॉपिक है वो सारे आपको पता होने चाहिए। यदि हम्बन टोटा वाला जो डेप्ट वाला इशू है वो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप वो देख लीजिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसके भी टॉपिक आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए, है पुराने टॉपिक, लेकिन बार बार आपको करंट में वो आते रहेंगे, ठीक है। कभी कोई भावुक होके यूपीएससी में पूछ ले तो अपनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई ये पुराने टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि अभी एलएसी पे इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है, फिर वो इकोनॉमिकल हो या आर्मी वाले हो, मिलिट्रिकल हो, दोनों खराब है, ठीक है। इंडिया में एंटी चाइनीज मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस हिसाब से भी आपको उस टॉपिक पे क्या करना है, फोकस करके चलना है। दूसरा, ऑलरेडी हमने अर्मानिया और अजरबैजान की मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि उनके द्वारा एक टॉक हो रही है, यानी मान लो शांति वार्तालाप के साइड पे जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। पूरा जो टॉपिक है ऑलरेडी हम डिस्कस करके रख चुके हैं। अभी दूसरा भी जो अमेरिका के जो कैंपिंग है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई, हालांकि इतनी इंफॉर्मेटिव है नहीं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी आज की करंट अफेयर बेस्ड। जो भी बच्चे रेगुलर लेक्चर देखते हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर दीजिए, ठीक है। आपका नाम आप किस एरिया से है, और थैंक यू सर, प्रेजेंट सर करके कमेंट कीजिए, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो द हिंदू पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल को ज्वाइन करके उसके टॉपिक लिंक पिन की गई उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप हमारी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट IASLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं, और सारी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं चीज़ें आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। वैसे भी काफ़ी सारी बातें होती रहती है, लेकिन अपने एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, तो उसको डिस्कशन करके अपना कोई फायदा होने वाला नहीं। तो आशा रखता हूँ यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है, जो ज़रूरी था वो इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए मैंने पिक्चर स्वरूप में भी आपसे डिस्कशन किया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो बस आपसे विदाई लेने का समय आ गया। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। आप वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ आप शेयर कीजिएगा। डाउट है और अटेंडेंस की आप कमेंट कीजिएगा, और आप नए हैं चैनल में तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये सही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।